हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 23 कवर करने वाले हैं, जो कि रिलेट करता है एनर्जी और जल संसाधन से, वाटर और एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप वहाँ से जाके इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 22 है ऊर्जा। तो विद्युत वर्ष 2012 में ऊर्जा घाटा लगभग 4.2% था। ठीक है। फिर 2014 में क्या हुआ कि 175 गीगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता जोड़ी गई, जिससे देश विद्युत अधिशेष में रूपांतरित हो गया। मतलब पहले लॉस था, 2012 से पहले इतना लॉस था, और उसके बाद 2014 के बाद क्या हुआ, सरप्लस हो गया। ठीक है। तो ये डेटा ध्यान रखने वाला है। फिर अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली में विद्युत पारेषण क्षमता विभिन्न दिशाओं में 1,12,250 मेगावाट है, जिसके परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति हुई है। ठीक है। और भारतीय ग्रिड अब दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिड के रूप में उभरी है। हर गांव, हर टोले और हर घर को बिजली से जोड़ा गया है, जिससे बिजली की व्यापक पहुंच सुनिश्चित हुई है। अब इनमें कौन सी योजनाएं हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से मतलब सहज बनाया है? तो कुछ योजनाएं हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य जैसी योजनाओं ने स्थिति को बदलने में मदद किया है। ठीक है। अब ये डेटा पता नहीं कितना सही है, लेकिन देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो औसत उपलब्धता है वर्तमान में 22 घंटे से अधिक है, जो 2015 में 12 घंटे थी, और शहरी क्षेत्रों में औसत उपलब्धता 23 घंटे है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण बिगड़ते पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में चिंता है, और भारत, जिसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया में सबसे कम है, भारत ऊर्जा संक्रमण में अग्रणी के रूप में उभरा है। देश ने यह संकल्प लिया था कि 2030 तक 40% से अधिक संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से होगी। यह लक्ष्य तय समय से 9 वर्ष पहले नवंबर 2021 में प्राप्त किया गया था। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पहले से ही 42% है, और वर्तमान में देश ग्लासगो में आयोजित COP 26 में दिए गए इस संकल्प को पूरा करने की राह पर है कि 2030 तक 50% विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता को गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा किया जाएगा। मतलब जो अभी वर्तमान में है वो 42% है, और भारत की जो 40% वाली थी लक्ष्य, वो क्षमता, वो पहले ही पूरी हो चुकी है। तो अब 2030 तक उन्हें 50% की गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा किया जाएगा विद्युत उत्पादन 2030 तक। अब भारत के पास कौन से लक्ष्य हैं? तो भारत के पास दोहरे लक्ष्य हैं। कौन से? 24/7 पर्याप्त और विश्वसनीय ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करना, और साथ ही जीवाश्म आधारित ऊर्जा पर देश की निर्भरता को कम करके और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में स्थानांतरित करके स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना। अब इनमें कौन कौन सी संस्थाएं यूज में आती हैं, वो यहाँ पर दिया है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब विद्युत उत्पादन कितना क्या हुआ, ये सब यहाँ पर एक ये टर्म दिया है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा मामलों में चौथे स्थान पर है। सॉरी। तो विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पर है, और सौर ऊर्जा में भारत जो है वो 5वें नंबर पर है। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो ये आगे भी आएगा, वहाँ पे भी देख लेंगे इसको। ठीक है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एक नई योजना का शुभारंभ किया। अब उसमें क्या घटक थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं तक आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग के लिए कृषि एवं गैर कृषि फीडरों को पृथक करना। कृषि एवं गैर कृषि, मतलब कृषि उपभोक्ता तो साथ साथ है, साथ में गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरिंग। अब इसमें कुछ जो पुरानी योजनाएं थी उनको भी मर्ज कर लिया गया है। फिर सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी, हर गांव, देश के हर गांव और हर जिले को कवर करने वाले व्यापक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य के साथ। इस योजना के दायरे में शामिल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना। गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों को, मतलब APL परिवारों को 500 रुपए, जो बिजली बिल में 10 किस्तों में देय होता है, के भुगतान पर बिजली कनेक्शन मिलेगा। दूर दराज और दुर्गम गांवों की बस्तियों में स्थित गैर विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटोवोल्टाइक आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली प्रदान करना, और शहरी क्षेत्र में शेष सभी आर्थिक रूप से गरीब गैर विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना। ये इस योजना के घटक थे। फिर उदय उज्ज्वल डिस्कॉम और आश्वासन योजना। ठीक है। तो अब ये क्या है? ये एक स्वैच्छिक योजना है, जो अब तक 26 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ चुके हैं। इस योजना की निगरानी एक अंतर मंत्रालयी समिति और राज्य समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर यह पोर्टल जो है वो पारदर्शिता के उपाय के रूप में विभिन्न राज्यों, बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के बुनियादी विश्लेषण और कार्य निष्पादन में प्रगति की जानकारी देता है। फिर आगे देख लेते हैं।
आगे है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना कृषि पंप सेटों को विद्युत के प्रावधान के लिए सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मतलब कृषि पंप सेट जो हैं उनके लिए वित्तीय सहायता मिलती है। और सौरीकरण के साथ साथ जहां एक और किसानों को दिन के समय विद्युत मुफ्त में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होगी, वहीं किसानों को रियायती दरों पर विद्युत की आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से विद्युत वितरण कंपनियों को भुगतान की जाने वाली सब्सिडी की राशि की भी बचत होती है। ठीक है, फिर आगे जो कुछ स्कीम है उन्हें देख लेते हैं। फिर ऊर्जा संरक्षण देख लेते हैं। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2030 के लिए इष्टतम बिजली उत्पादन मिश्रण पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि 2030 तक आधार स्थित परिदृश्य के तहत देश में कुल विद्युत स्थापित क्षमता लगभग 777 गीगावाट होगी, जिसमें गैर जीवाश्म संसाधनों से 500 गीगावाट क्षमता होगी। अब भारत सरकार ने पहले ही गैर जीवाश्म संसाधनों से 500 गीगावाट की लक्षित क्षमता प्राप्त करने के लिए कई नीतिगत पहल जारी की हैं, जो हमने ऊपर देखी थी। अब अन्य संरक्षण उपाय, अब ऊर्जा संरक्षण के लिए उपाय क्या हैं? तो सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति, राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम, सौर पीवी मॉड्यूल के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुशल खाना पकाने का कार्यक्रम, ऊर्जा कुशल पंखे कार्यक्रम, ये सारी चीजें इसमें हैं ऊर्जा संरक्षण के लिए। फिर आगे देखते हैं समर्थ थर्मल पावर प्लांट्स में कृषि अवशेषों के उपयोग पर सतत कृषि मिशन। तो किसानों की आय में वृद्धि करते हुए पराली जलाने से निपटने और थर्मल पावर प्लांट के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करके एक बड़ा कदम उठाया, जिसे समर्थ के नाम से जाना जाता है। अब इससे संबंधित नीति 2021 में जारी की गई थी और 2023 में इसका संशोधन हुआ, तो जिसमें देश के सभी टीपीपी मतलब थर्मल पावर प्लांट को बिजली उत्पादन के लिए 5 से 10% बायोमास का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। तो ये 2023 में संशोधन हुआ है, तो ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सितंबर 2023 तक थर्मल पावर प्लांट्स में लगभग 2.26 मीट्रिक टन बायोमास की को फायरिंग की गई है। समर्थ ने देश भर में विभिन्न हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। यह सीपीसीबी और एमएनआरई के माध्यम से समर्पित वित्तीय सहायता योजनाओं, बैंक योग्य परियोजना, आरबीआई द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रण पीएसएल और जेम के माध्यम से पेलेट खरीद को सक्षम करके पेलेट विनिर्माण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके अलावा बायोमास पेलेट्स के लिए बेंचमार्क मूल्य उत्तरी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र के लिए भी जारी किया गया है। अब ये सारी चीजें इसमें दी हुई थी। अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ डेटा मिलेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन, शोधन, वितरण, विपणन, आयात निर्यात तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। अब तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है। भारत की ऊर्जा खपत में तेल और गैस का भाग लगभग 35% रहा है। तो ऊर्जा उपभोक्ता, ऊर्जा कंज्यूम करने के मामले में भारत कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देख लेते हैं। अब इससे जो इसमें मानदंड है वो शायद यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यू में पूछा, यूपीएससी ने अपने पेपर में पूछा है या शायद किसी टेस्ट सीरीज में मैंने देखा है, तो मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने देखा है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल परिवारों की 8 करोड़ महिलाओं को बिना जमा राशि एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। मतलब कोई पैसा नहीं लिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना तथा घर के भीतर गंभीर वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जलावन की लकड़ी, कोयला, गाय का गोबर आदि जैसे ईंधन के परंपरागत साधनों के गंभीर प्रभावों को घटाते हुए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इसके पात्र परिवारों की पहचान कैसे होगी? तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर इनके पात्र जो हैं उनकी पहचान की जाएगी। और एसईसीसी सूची में नाम नहीं पाए जाने की स्थिति में 7 श्रेणियां और हैं जो लोग लाभान्वित किए जाएंगे। वो कौन है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वनवासी, पूर्व चाय बागान जनजातियों, द्वीप समूहों, नदी द्वीपों के निवासी योजना की अन्य शर्तें पूरा करने की स्थिति में लाभान्वित हो सकते हैं। फिर उज्ज्वला 2.0 तो पीएमयूआई यही के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2021 में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया था। पहल तो सरकार ने सुशासन के उपाय के तौर पर एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए पहल के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध कराने की लक्षित योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सब्सिडी बंद करना नहीं, बल्कि सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से रोकने के दृष्टिकोण के आधार पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना था। मतलब जो सरकार और लाभार्थी के बीच में पहले जो मीडिएटर या बिचौलिया होते थे उनको खत्म करके सीधे लाभार्थी से कनेक्शन था, तो क्या होता था सीधा पैसा उनके खातों में जाता है, तो बीच में जो लीकेज का प्रॉब्लम होता था वो अब बंद हो गया है। ठीक है, फिर परिशोधन क्षमता निर्यात आयात
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय रिफाइनरी उद्योग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित किया है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है और चीन के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनर है। मतलब एशिया में चीन 1 नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है, और वर्ल्ड के उस पे देखा जाए तो भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है? और यह एक ऐसे रिफाइनरी हब के रूप में उभर रहा है जिसमें मांग से अधिक रिफाइनिंग क्षमता मौजूद है। मतलब भारत में परिशोधन संबंधी जो मांग है वो कम है, जबकि इसकी उत्पादकता अधिक है या क्षमता ज़्यादा है। ठीक है? फिर आगे देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। तो इसमें वही कोविड टाइम पे वो सिलेंडर फ्री देने की बात की गई थी। अभी तो इसका कोई औचित्य भी नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। फिर मेक इन इंडिया, तो तेल और गैस क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान का आरंभ करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत इस नीति के तहत एक मंजूरी दी गई थी, वो देखते हैं। और मेक इन इंडिया कब आया था? 2014 में। तो इस नीति का उद्देश्य घरेलू गैस और तेल क्षेत्र में घरेलू और विदेशी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, देश में विनिर्मित उत्पादों तथा तेल और गैस क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में उच्च मूल्य वृद्धि जोड़ना तथा आयात पर निर्भरता में कमी लाना है। अब सहज देख लेते हैं। सहज तेल विपणन कंपनियों की एक डिजिटल पहल है जिसके द्वारा ऑनलाइन भुगतान द्वारा एलपीजी कनेक्शन देने तथा डिजिटल इंडिया पहल के तहत ईएसवी जारी करने का प्रावधान है। यह सुविधा पूरे भारत के लिए उपलब्ध है। फिर पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण। तो पेट्रोलियम उत्पादों की प्रशासित मूल्य प्रणाली जो है वो 1976 में लागू की गई थी और बाद में ये 2002 में खत्म कर दी गई। अब वर्तमान में क्या है, तो सरकार ने अभी ये किया है कि मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी, तो जो गैस सिलेंडर आता है, तो उसको छोड़कर पेट्रोलियम के सभी उत्पादों की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होगी, जबकि मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी का जो मूल्य निर्धारण करेगा वो सरकार करेगी। ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। तो राष्ट्रीय गैस ग्रिड को विकसित करने के लिए सरकार ने 2655 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन परियोजना विकसित करने का निर्णय लिया, जिसे प्रधानमंत्री पूर्वी भारत ऊर्जा गंगा के रूप में जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 50 जिलों से होकर गुजरेगी। ऊर्जा कूटनीति। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में ऊर्जा संसाधनों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो हमने पहले भी डेटा देखा है। यह विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक तथा एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आयातक भी है। कच्चे तेल के मामले में आयातक के मामले में तीसरे नंबर पर और एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। 2019-20 के दौरान आयातित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कितनी थी? तो 85% कच्चे तेल पे और बाकी जो गैस पे थी, प्राकृतिक गैस पे, वो थी 53%। ठीक है? फिर भारत की ऊर्जा कूटनीति के माध्यम से ऊर्जा सहयोग को क्रेता विक्रेता के स्तर से ऊपर उठाकर रणनीतिक साझेदार बनाते हुए मजबूत बनाया गया है। सऊदी अरब और यूएई रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम में साझेदार हैं। तो अभी हम आगे रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम भी देख लेंगे। अब एथेनॉल सम्मिश्रण हमने अपने पिछले वीडियो में इसे कवर किया है, लेकिन देख लेते हैं। तो भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा की खपत करने वाला देश है और इसकी ऊर्जा जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तेल के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है। और वैश्विक ऊर्जा खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से उच्च कार्बन उत्सर्जन और संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न होंगी। अब भारत ने 2001 में प्रायोगिक आधार पर पेट्रोल में एथेनॉल का सम्मिश्रण शुरू किया। अभी क्या है कि हरियाणा में अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र सालाना लगभग 2 लाख टन चावल की भूसी का उपयोग करके सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पन्न करके वेस्ट टू वेल्थ के भारत के प्रयासों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर की कमी लाएगा। तो ये जब हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर ग्रीन हाउस गैस पे कोई क्वेश्चन लिख रहे होंगे या पराली से संबंधित कोई क्वेश्चन लिख रहे होंगे मेंस में, तो हम वो ये डाटा जो है वहां पर यूज कर सकते हैं। अब एथेनॉल क्या है? तो एथेनॉल प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है जो स्वाभाविक रूप से ईस्ट द्वारा शर्करा के फर्मेंटेशन द्वारा अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होता है। अब एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में इसके चिकित्सकीय अनुप्रयोग हैं और यह वैकल्पिक ईंधन के स्रोत के अलावा कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में रासायनिक विलायक केमिकल सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो देखिए जैव ईंधन होता है, ठीक है, जैव ईंधन में यूज है, और एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक, ठीक है, के रूप में इसका यूज होता है, और साथ साथ रासायनिक विलायक केमिकल सॉल्वेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब जो इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम है, तो पहले क्या था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जो बाद में रिवाइज कर दिया गया। अब वो लक्ष्य ये है कि एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाना है वो 20% मिलाना है, लेकिन 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और जून 2021 में भारत में 2020-25 में एथेनॉल मिश्रण के लिए रोड मैप जारी किया गया था, जिसमें 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे रिलेट करेगा एनर्जी से? तो भारत और ओपेक काफ़ी हद तक एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भारत के लिए ओपेक कच्चे तेल और एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जबकि भारत विश्व में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। अब ओपेक इस साल बहुत लाइट में रहा है और करंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी पूछता भी है, तो आप इसे कवर कर लीजिए, और इस पर मैंने एक शॉर्ट में वीडियो भी बनाया है, तो आप वहाँ से भी इसे कवर कर सकते हैं। फिर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार।
तो भारत सरकार ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के माध्यम से 3 स्थान पर कहाँ-कहाँ विशाखापत्तनम, मंगलूर और पादुर में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित किए हैं। भंडार किए गए कच्चे तेल का उपयोग आपात स्थितियों में किया जा सकता है। इन 3 जगहों में किया गया है। इसके अलावा भारत क्या कह रहा है कि ये रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार जो है वो लीज पर लेने की संभावनाएं तलाश रहा है और इसके लिए अमेरिका सहित अन्य देशों पर विचार कर रहा है। मतलब अभी भारत में तो 3 जगह स्थापित कर रहा है, इसके अलावा जो बाहर है वहां भी वो विकल्प तलाश रहा है कि कहाँ उन्हें बनाया जा सकता है। फिर आगे जलवायु और ऊर्जा का लक्ष्य, ये हम आगे देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% कुल विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अब भारत की उपलब्धियां क्या हैं? तो जुलाई 2023 तक देश में कुल 177.73 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की गई है। अब बेसिकली हो सकता है इसमें कुछ ऐसा दे दें कि 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है या 500 गीगावाट, तो डेटा कितना है 177.73। अब इसमें 70.10 गीगावाट सौर ऊर्जा, 86.85 गीगावाट बड़ी पनबिजली, फिर उसके बाद पवन ऊर्जा, फिर गीगावाट जैव ऊर्जा और फिर ये छोटी पनबिजली क्षमता शामिल है। अब इसमें अक्षय ऊर्जा स्थापित की गई है और अगर क्षमता के मामले में हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछ लें तो सबसे पहले क्या है, सौर ऊर्जा है, फिर बड़ी पनबिजली है, फिर पवन ऊर्जा है, फिर जैव ऊर्जा है और फिर छोटी पनबिजली क्षमता शामिल है। भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, ठीक है, और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है, जबकि सौर ऊर्जा में भारत 5वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना है। फिर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है कि स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई की अनुमति दे दी गई है 100%। और जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की इंटर स्टेट ये बिक्री के लिए अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्क की छूट भी दे दी गई है। पीएम कुसुम है, सोलर रूफटॉप है, तो ये सारी चीजें हैं। और साथ में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव आदि के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत भी की गई है। अब राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आगे देखेंगे तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 2023 में मंजूरी मिली थी, ठीक है, और मिशन का लक्ष्य है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। लक्ष्य कब तक है? 2029 से 30 तक। 2023 में शुरुआत हुई है और 2029-30 तक इसका लक्ष्य है। पीएम कुसुम, तो कृषि क्षेत्र के डीजलाइजेशन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कीवर्ड्स है जो हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। डीजलाइजेशन, ठीक है, मतलब कृषि क्षेत्र से डीजल को हटाना। और ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू की गई है। यह डीजल पंपों को बदलने के लिए 20 लाख स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना का प्रावधान करता है और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है 2020 में। 15 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों का सोलराइजेशन और कुल 10,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र और बाकी इसके अलावा सौर ऊर्जा पार्क या सौर पार्क योजना, ये सारी चीजें चलाई गई हैं। अब नवीकरणीय ऊर्जा देख लेते हैं, ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। तो एमएनआरआई देश के दूरस्थ ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों के प्रसार और स्थापना के लिए बायोगैस योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है और उसके लिए सहायता दे रहा है। बायोगैस उत्पादन जैविक अपशिष्ट सामग्री के अवयवीय अपघटन पर आधारित है, ठीक है। बायोगैस सस्ता, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल गैसीय ईंधन है जिसका उपयोग खाना पकाने, रोशनी के लिए, खेतों पर बायोगैस इंजन के लिए चालक शक्ति और बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। मान लीजिए अनुप्रयोग जो है लाइन बाय लाइन या जैसे पूछ ले क्रोनोलॉजी में, तो ध्यान रखिएगा। फिर बायोगैस प्लांट के अपघटित घोल में समृद्ध जैविक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पीएनके भी होता है। इसमें पौधों के लिए घास फूस के बीज, गंध और रोगजनक कीटाणु रहित प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं कोयला। तो कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी संबद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। बाकी तो सिर्फ जानकारी के लिए उसे छोड़ देते हैं। अब कोयला भंडार कहाँ है वो साफ साफ यहाँ दिया है। वो जो क्वेश्चन पेयर में आए थे 2021 से या 2022 से जो आना शुरू हुए थे, तो वो देख लेते हैं। तो कोयला भंडार मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। फिर लिग्नाइट, तो इसके प्रमुख भंडार क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में है। इसके बाद राजस्थान, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लिग्नाइट है वो जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में भी पाया जाता है, ठीक है। फिर कोयला उत्पादन, तो 2022-23 में अब तक का उच्चतम 893.19 मिलियन टन कोयला उत्पादन का साक्षी रहा है। मतलब 2022-23 में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन हुआ है। तो इस चैप्टर में फिलहाल तो इतना था। अब आगे देख लेते हैं, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 23 जल संसाधन। अब इसमें एक चीज़ है वो मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है कि जो 1919 का अधिनियम था उसमें क्या हुआ कि सिंचाई को है प्रांतीय विषय बना दिया गया था। 2022 या 23 में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से गवर्नर के अधीन विषय थे या ऐसा, तो बस इतना ध्यान रखिए जो सिंचाई था वो प्रांतीय विषय बन गया था 1919 के अधिनियम के अनुसार, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं।
अब ये जो डेटा है इसे हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, मेंस के अपने क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि भारत में दुनिया की 18% से अधिक जनसंख्या बसती है और यहाँ नवीकृत जलीय स्रोत केवल 4% और विश्व का केवल 2.4% भूभाग ही है। भारत की मौजूदा जलीय ज़रूरत करीब 1100 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष की है, जिसके 2050 तक 1447 बीसीएम तक पहुँचने का अनुमान है, यानी क्यूबिक मीटर्स तक पहुँचने का अनुमान है। और अगला डाटा ये दिया है कि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता देश की जनसंख्या पर निर्भर है। देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता उत्तरोत्तर घट रही है। 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1816 घन मीटर और 1545 घन मीटर आकी गई थी। 2001 में मतलब 1816 घन मीटर थी और 2011 में जो घटकर 1545 घन मीटर हो गई। अब आगे क्या है कि औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2025 में घटकर 1340 क्यूबिक मीटर्स और 2050 तक पुनः घटकर 1140 क्यूबिक मीटर होने की संभावना है, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण अब और कम हो सकती है। अभी हाल ही में एक डाटा आया जिसके हिसाब से भारत जो है अब 144 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। तो 1700 घन मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल संकट की स्थिति के रूप में समझा जाता है। मतलब वाटर क्राइसिस और वाटर की कमी, स्कैरसिटी या कुछ ऐसा टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए। तो जल संकट जहाँ होता है उसके लिए कहते हैं कि अगर 1700 घन मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है तो वो जल संकट हो गया, जबकि 1000 घन मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता अगर हो जाए तो वो पानी की कमी की स्थिति को दर्शाता है। अब राष्ट्रीय जल मिशन। तो भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है कि जल संरक्षण, अपव्यय से बचाना और समेकित जल स्रोत विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के अंदर और बाहर जल की बराबर आपूर्ति करना। अब मिशन के 5 निर्धारित लक्ष्य हैं। कौन कौन से? कि जन क्षेत्रों में व्यापक जल डेटाबेस तैयार करना, जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन के असर का आकलन, जल संरक्षण, वृद्धि और बचाव के लिए नागरिकों और राज्य की कार्रवाइयों को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर के सभी जिलों के सभी ब्लॉकों के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन जहां वर्षा हो जब वर्षा हो थीम के साथ शुरू किया गया था। तो उसकी थीम क्या है? कैच द रेन जहां वर्षा हो जब वर्षा हो। इसे 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर शुरू किया गया था। तो 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ये यूपी पीसीएस में बेसिकली पूछ लेते हैं, जो स्टेट पीसीएस में है वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। तो 2021 को विश्व जल दिवस शुरू किया गया था। अब अभियान के 5 प्रमुख कार्यों में क्या शामिल है? जल संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन, पारंपरिक तथा अन्य जल निकायों, टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेल का पुनर्भरण तथा पुनः उपयोग, जल संभर विकास और उन्नत वन रोपण। अब इसके अलावा और कौन सी गतिविधियां हैं तो वो सारी चीजें देख लेते हैं कि जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना, तालाबों झीलों के अतिक्रमण को हटाना, टैंकों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी गाद निकालना तथा उनके चैनलों में अवरोधों को दूर करना, पारंपरिक बावड़ियों तथा अन्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत करना, जल स्तर के पुनर्भरण के लिए बंद बोरवेल, अप्रयुक्त कुओं का उपयोग करना, नालों का कायाकल्प, आर्द्र भूमि भी इसमें शामिल है। तो आर्द्र भूमि का पुनरुद्धार और तटबंध की सुरक्षा शामिल है। अब ये कार्य कैसे किए जाएंगे? तो ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा या वित्त आयोग के अनुदान अथवा स्थानीय रूप से जुटाए गए धन से और नगर पालिकाओं में अमृत और स्वयं की निधि से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी काम जो है इनकी सहायता से किए जा सकते हैं। अब एक योजना है सही फसल अभियान। तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल मिशन ने 2019 में सही फसल अभियान की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत किसानों को कम पानी की खपत वाली, अधिक मुनाफा देने वाली, पोषक तत्वों से भरपूर और जलवायु के अनुकूल फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो गंगा घाटी, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। गंगा घाटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ 400 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं केवल भारत में। इससे भारत की 28% जलापूर्ति होती है और इसके दायरे में भारत के 26% भूक्षेत्र और 43% जनसंख्या आती है। ये साथ में जो यूपी पीसीएस का जो अभी पीसीएस ओरिएंटेड वो स्टेट ओरिएंटेड पेपर आ गया है, तो उसके लिए भी ये जरूरी हो जाता है फैक्ट। गंगा का प्रमुख प्रवाह 5 राज्यों से होकर निकलता है। वो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। गंगा घाटी इसकी सभी उपधाराओं सहित देश के 11 राज्यों में 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। मतलब अपनी जो धाराएं हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 11 राज्यों में है और खुद जो गंगा का प्रवाह है वो 5 राज्यों में है। फिर गंगा में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? घरेलू और औद्योगिक तरल कचरा। इसमें से लगभग 70% प्रदूषण अनुपचारित घरेलू सीवेज के कारण, 20% विषाक्त औद्योगिक तरल पदार्थ और 10% कृषि अपशिष्ट, खुले में शौच, ठोस अपशिष्ट आदि के कारण होता है। कुल मिला के मतलब जो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है वो होता है अनुपचारित घरेलू सीवेज के कारण। फिर एक प्लान शुरू किया गया था, गंगा एक्शन प्लान, 1985 में। इस पे शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इस योजना का सारा ध्यान शहरी अपशिष्ट जल और इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और संबंधित नगरीय व्यर्थ जल अवसंरचना के लिए आर्थिक सहयोग पर रहा। मतलब इसका लक्ष्य यहाँ पर रहा, लेकिन काफी पैसा खर्च करने के बाद भी अपने उद्देश्यों को उस तरह से नहीं सफल कर पाया जैसा इसमें सोचा गया था। फिर आगे देख लेते हैं। तो
इसके कार्यान्वयन में कई सीमाएं भी रहीं, जैसे अपर्याप्त निवेश, स्थापित क्षमता का कम इस्तेमाल, स्थानीय निकायों का अल्प स्वामित्व, दीर्घकालिक विलंब और कमजोर संप्रेषण के कारण जनसंपर्क असफल रहा। फिर 2015 में क्या हुआ, नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, अब आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई थी और इसका लक्ष्य है कि सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को जल उपलब्ध कराना, खेती में जल के इस्तेमाल में मितव्ययिता बरतना, स्थायी जल संरक्षण अभ्यासों को अपनाना आदि रहा है। अब इसके मुख्य लक्ष्य क्या रहे हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश अभिसरण, मतलब जिला स्तर पर और यदि आवश्यक हुआ तो जल उपयोग योजनाओं की उप जिला स्तर पर तैयारी। ठीक है, खेत में जलापूर्ति को बढ़ावा और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र में विकास, हर खेत को पानी, खेत में मौजूद जल के इस्तेमाल में सुधार जिसमें वह व्यर्थ न जाए और उसकी अवधि तथा प्रसार दोनों की उपलब्धता बढ़े, जल प्रबंधन और फसल एकत्रीकरण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई में निजी निवेश को भी बढ़ावा देना, ये सारी चीजें इसमें थी। अब कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1974-75 में। किसानों के खलिहानों तक सिंचाई जल को सुचारू तरीके से पहुंचाने के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है, अब ये एक जैसे ये बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम है, तो भारत का जो अपने पड़ोसी देश है जैसे भूटान के साथ भी है, तो वहाँ पे भी एक समझौता है कि अगर वहाँ से सीमा से संबंधित जो नदियाँ हैं अगर उनमें बाढ़ आएगी तो भूटान या भारत जो भी है वो आपस में बता देंगे कि चेतावनी जारी कर देंगे। यही बांग्लादेश के साथ भी है। और ये एक फैक्ट जो है ये मुझे भी आज पता चला है कि जो चीन है, चीन की ओर से प्रत्येक मानसून में ब्रह्मपुत्र पर 3 केंद्रों नुगेसा, येकेन और नुगजिया तथा सतलुज पर 1 केंद्र तासदा के जल विज्ञानी आंकड़े भारत को प्रदान किए जाते हैं और इन केंद्रों के रखरखाव की लागत भारत द्वारा वहन की जाती है। ठीक है, आंकड़े इस पे चाइना देता है लेकिन जो इसके रखरखाव की कीमत है वो भारत अदा करता है। और चीन की ओर से प्रदान की जाने वाली सूचना का उपयोग बाढ़ के पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनी हेतु किया जाता है। ये प्री के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस में आप अपने आंसर में इसे कोट कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी बता सकते हैं। अगर भारत और चीन संबंधी जो अभी चलती रहती हैं तो उसमें अगर वो गलत डेटा दे दे तो भारत के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ हम इसको अपने आंसर में ला सकते हैं। फिर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गंगा घाटी में बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझने के लिए 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई थी। अब देखिए वहां पे हमने पढ़ा था गंगा जो है वो 5 राज्यों में बहती है, वो 5 राज्य वहां दिए थे, लेकिन जब वो उपधाराओं के साथ देखें तो 11 राज्य को कवर करती है। अब वो 11 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। गंगा घाटी के नदी तंत्र है। इससे यूपी पीसीएस 2021 या 22 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी तंत्र में गंगा घाटी के कौन सी नदी नहीं शामिल है। तो फिलहाल इसमें देख लेते हैं कि गोमती, अधवारा समूह, घाघरा, महानंदा, कमला बालन, बूढ़ी गंडक, बागमती, पुनपुन, कोसी, गंडक, अजय, किऊल, हरोहर, दामोदर, मयूराक्षी, यमुना, रामगंगा, टोंस, बदुआ चंदन, रूपनारायण, हल्दी, रसूलपुर, जलंगी, सोन, टाइडल नदियां और मुख्य गंगा। इनमें से अधिकांश जो हैं वो अंतर्राज्यीय नदियां हैं। अब इन्हें एक बार देख लीजिएगा, नाम याद रखिएगा बस। फिर आगे देख लेते हैं केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन 2020-21 में शायद लगातार पूछा है या 2019-20 या ऐसे ही पूछा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को देश में भूजल विकास और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस संबंध में वह आवश्यक आदेश भी दे सकता है। प्राधिकरण के कार्य क्या है कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के खंड 5 के अंतर्गत प्राधिकारों को प्रस्तावित अधिनियम के उक्त खंड संबंधित सभी मामलों में निर्देश देने एवं कार्यवाही का अधिकार। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही अपने निर्देश एवं कार्यवाही का अधिकार है इसको। फिर देश में भूजल नियमन एवं नियंत्रण, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी हैं। फिर केंद्रीय जल आयोग, तो केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार का कोई पदेन अधिकारी होता है। इसके कार्य क्या है वो देख लेते हैं। सीडब्ल्यूसी पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनके राज्यों में जल संसाधनों के रखरखाव, संरक्षण एवं इस्तेमाल के लिए शुरुआत, समन्वय एवं उसे विकसित करने की जिम्मेदारी होती है। मतलब ये राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके ये अपना काम करता है। यह कार्य बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और पन बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में किए जाते हैं। अब आगे क्या है, सीडब्ल्यूसी के प्रमुख कार्य क्या है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, बहुआयामी परियोजनाओं के तकनीकी आर्थिक पक्ष को प्रोत्साहन देना, देश की प्रमुख नदियों के जलीय एवं जलीय मौसमी परियोजनाओं से जुड़े डेटा को एकत्रित करना, संकलित, प्रकाशित और उनका आकलन करना। ठीक है, फिर देश भर में जल संसाधनों, उनके इस्तेमाल एवं जल की गुणवत्ता से जुड़े विवरण संबंधी डेटा को एकत्र करना, बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों को बाढ़ की भविष्यवाणी से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराना, भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के किसी भी नदी घाटी विकास योजना में निर्माण कार्य, जल संसाधन विकास के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक, बाढ़ की भविष्यवाणी और संबंधित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास जैसी डेटा एकत्र करने वाली तकनीक को प्रोत्साहन देना, ये सारी चीजें उसमें दी हैं। तो ये सारे उनके काम है। फिर आगे देख लेते हैं इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट मिलता है तो बड़े बांधों की, ये तो हाँ। अब एक है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। तो ये झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे 7 राज्यों में चुनिंदा बांधों के पुनर्वास के लिए मंत्रालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना अमल में लाया है।
योजना 2012 में शुरू हुई थी, 2021 में पूरी हो गई। तो फिलहाल तो इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये योजना पूरी हो गई है और लाइमलाइट में भी नहीं है। तो अभी छोड़ देते हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज़ आ रहे हैं, तो इसे आप इग्नोर करिए प्लीज़। अब राष्ट्रीय जल अकादमी, तो ये स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लेते हैं कि कहाँ है, कौन-सा संस्थान, तो राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ है? पुणे में। बस इतना ध्यान रखने वाला है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे एक ये बेतवा नदी बोर्ड है, बस जानकारी देख लीजिए कि बेतवा नदी बोर्ड की स्थापना 1976 में राजघाट बांध परियोजना और बिजली घर को स्थापित करने की दृष्टि से हुई थी। और परियोजना से जो प्राप्त लाभ है और जो इसके खर्च हैं, वो सारी चीज़ें कौन वहन करता है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों के बीच समान रूप से बाँटा जाता है। फिर आगे है तुंगभद्रा बोर्ड। तो तुंगभद्रा बोर्ड का गठन 1953 में एक वैधानिक निकाय के रूप में हुआ था और बोर्ड में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो कौन-कौन शामिल है? स्टेट हैं 3, कर्नाटक और तेलंगाना, ठीक है? और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों की सरकारें निर्धारित अनुपात में वित्तीय सहयोग देती हैं, ठीक है? जो इनका अपना बंधा हुआ है कोटा, उसके हिसाब से ये पैसा देती हैं। इसके अलावा और भी बोर्ड हैं, वो कुछ काम के नहीं हैं, उन्हें वहाँ से छोड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं, तो सिंधु जल समझौता, तो ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसके तहत क्या है कि रावी, व्यास और सतलज नदियों का जल जो है वो भारत यूज़ कर सकता है, बाकी जो वहाँ पे अन्य नदी तंत्र है उनका प्रयोग जो है वो पाकिस्तान करेगा, ठीक है? और इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं शायद। हाँ, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा और उस चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगले 5-6 दिन में मैं सारे टॉपिक इंडिया ईयर बुक के कवर कर दूँगा। धन्यवाद।